नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको तैयारी कराएं। एमसीक्यू का पैटर्न आप सभी को पता है कि इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होता है, सीजी व्यापम का और सीजीपीएससी का। तो हमने ये प्रयास किया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के पैटर्न में ही आपकी तैयारी कराई जाए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा महिला पर्यवेक्षक के लिए विशेष बैच का आयोजन 24 जुलाई से किया जा रहा है। यानी कल से ये बैच प्रारंभ हो रही है। बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि हमसे कह रही थी कि सर हम सुबह के समय या शाम के समय क्लास अटेंड करने के लिए उतने सहज नहीं हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। तो उनकी इसी बात को ध्यान में रख करके एक दोपहर की बैच हमारे द्वारा कल यानी 24 जुलाई से प्रारंभ की जा रही है। ये बैच सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, यानी 3 घंटे की क्लास होगी और इन 3 घंटों के अंतर्गत आपकी पूरी तैयारी कराने का हम प्रयास करेंगे। ये जो क्लासेस हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर उपलब्ध हैं। आप जैसे चाहे ये सुविधा इसका लाभ उठा सकते हैं। जो रायपुर में रहने वाले विद्यार्थी हैं वो ऑफलाइन ले सकते हैं या ऑनलाइन जैसा भी चाहे ले सकते हैं, और दूरस्थ जो विद्यार्थी हैं जो रायपुर में नहीं रहते कहीं और रहते हैं और वो इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी, परीक्षा केंद्रित आपकी तैयारी की जाएगी और न्यूनतम शुल्क पर ये जो बैच है ये आयोजित किया जा रहा है। तो इस बैच का लाभ उठाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और ये जो बैच है ये हेड ऑफिस वाले ब्रांच में आयोजित की जाएगी। जो हमारा हेड ऑफिस वाला ब्रांच है लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास रजबंधा मैदान वाला जो ब्रांच है हमारा, वहां पर ये बैच आयोजित की जानी है। तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए और इस बैच का लाभ जरूर उठाइए। चलिए अब हम आते हैं हमारे पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न आपके लिए है, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? आप सभी को पता है कि टेनिस से जुड़ी हुई 4 प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। सबसे पहले वर्ष के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये सबसे पहले आयोजित किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आयोजित होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता है। तीसरे नंबर पर विंबलडन आयोजित होता है, विंबलडन। और चौथे नंबर पर आयोजित होता है यूएस ओपन या इसी को बोला जाता है अमेरिकन ओपन। तो ये इनके आयोजित होने का क्रम है। आपको जनवरी माह के आसपास दिखाई देगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून के आसपास आपको फ्रेंच ओपन दिखाई पड़ेगा, फिर सितंबर के आसपास आपको विंबलडन और दिसंबर के आसपास आपको यूएस ओपन होता हुआ दिखेगा। तो ये 4 प्रतियोगिताएं हैं और इनके आयोजन का क्रम जो होता है वो ये होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और यूएस ओपन। लेकिन यदि आपको ऐसा पूछे, क्योंकि एक बार 2020 की परीक्षा में पीएससी की परीक्षा में ये पूछा हुआ है कि इनके प्रारंभ होने का क्रम क्या है, तो प्रारंभ होने का क्रम भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले विंबलडन की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1877 में सबसे पहले, इसीलिए विंबलडन को द चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि द चैंपियनशिप के नाम से कौन सी टेनिस प्रतिस्पर्धा को जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको? विंबलडन को। उसके बाद प्रारंभ हुई है कौन? यूएस ओपन। यूएस ओपन प्रारंभ हुआ है, फिर फ्रेंच ओपन प्रारंभ हुआ है और अंत में प्रारंभ हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये इनके प्रारंभ होने का क्रम है। ये 1877, ये 1881, ये 1891 और ये 1905, ये प्रारंभ होने का क्रम है। लेकिन अगर इनके आयोजित होने का क्रम बोले तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और अंत में होता है यूएस ओपन। ये इनके वर्ष में आयोजन का क्रम होता है। तो ये दोनों जो है ये आपको याद होने चाहिए। अभी हाल ही में देखा जाए तो हाल ही में विंबलडन जो है
इसका आयोजन हुआ है। पर मैं चाहता हूं कि आपको जो इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम जो आयोजित हुए हैं इनके विजेताओं के नाम आपको याद रहें। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसको जीता था नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्रतिस्पर्धा अपने नाम की है। महिला एकल की बात करें तो अरीना सिबलिंका, या इनका नाम जो है ये कहीं कहीं पर आपको आर्यना लिखा हुआ दिखेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्यना सिबलिंका या अरीना सिबलिंका जो हैं ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है ये अपने नाम की है। तो नाम याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता जोकोविच और सिबलिंका। जोकोविच ने पुरुष एकल में और सिबलिंका ने महिला एकल में। जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और सिबलिंका बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करें तो इसको भी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इन दोनों के विजेता पुरुष एकल के अंतर्गत नोवाक जोकोविच हैं। महिला एकल की बात करें तो महिला एकल के अंतर्गत इगा स्वियाटेक या इगा स्वेतिक, इन्होंने महिला एकल में फ्रेंच ओपन 2023 अपने नाम किया है। तो इगा स्वियाटेक ये फ्रेंच ओपन की विजेता है। कौन से देश की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इसके बाद आता है विंबलडन, ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है और इसके पुरुष एकल के विजेता हैं कार्लोस अल्काराज। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा कार्लोस अल्काराज जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और महिला एकल में मार्केटा वोंड्रोसोवा जो है इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं, चेक रिपब्लिक जो है वहां की खिलाड़ी हैं। तो ये तीन प्रतियोगिताएं वर्ष 2023 में ग्रैंड स्लैम, ये तीन ग्रैंड स्लैम जो है ये आयोजित हुए हैं। आप इसको चाहे तो एक जगह पर भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रेंच ओपन, फिर लिख देता हूं मैं, सॉरी सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद आएगा फ्रेंच ओपन, फिर आएगा विंबलडन। पुरुष एकल किसने जीता? पुरुष एकल जीता है, सबसे पहले तो आपको बताया मैंने, यहां पर जीता है जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन भी किसने जीता? जोकोविच ने जीता है। विंबलडन जीता है कार्लोस अल्काराज ने, कार्लोस अल्काराज इसने जीता है पुरुष एकल में विंबलडन 2023। अब महिला खिलाड़ियों की बात करें तो महिला खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता हैं अरीना सिबलिंका, नाम याद रखेंगे अरीना सिबलिंका, अरीना सिबलिंका। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? इगा स्वियाटेक ने या इगा स्वेतिक, इगा स्वियाटेक या इगा स्वेतिक ने। विंबलडन में महिला की बात करें तो ये जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने, मार्केटा वोंड्रोसोवा। अब कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको पता है जोकोविच जो है ये खिलाड़ी हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, यहां तक तो ठीक है सर। अरीना सिबलिंका जो हैं ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, बेलारूस। और इगा स्वियाटेक जो हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और मार्केटा वोंड्रोसोवा जो हैं ये चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य देश की निवासी हैं, इनकी खिलाड़ी हैं। इतने फैक्ट यदि आप यहां से याद करते हैं तो मान के चलो व्यापम के अधिकांश एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन आता ही है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत यहां से ग्रैंड स्लैम से एक क्वेश्चन आता है, तो आपका एक क्वेश्चन यहां से एकदम पुख्ता हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको इसी फॉर्मेट में चाहे तो एक जगह पर लिख लें,
इसके अलावा ये जो मैंने आपको क्रम बताया है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये आयोजित होने का क्रम है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, जबकि ये जो है ये इनके प्रारंभ होने का क्रम है। ये 1877, ये 1881, ये 1891 और ये 1905। तो ये इनके प्रारंभ होने का क्रम है। तो ये दोनों सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए। इसको आप चाहे तो कुछ भी तरीके से याद कर सकते हैं, कोई भी कोड दे सकते हैं, जैसा याद करना है, अल्टीमेटली याद होने से मतलब है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा पहला टॉपिक, विंबलडन ग्रैंड स्लैम। तो यहां पर जब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में वापस आइए, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो बात हो रही है विंबलडन की, महिला एकल की। किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आपने देखा कार्लोस अल्काराज जो है, इन्होंने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा। तो ये देखिए यहां पर, ये आपका आंसर है। पीएम मोदी कॉन्फर्ड विथ फ्रांस हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। ये है फ्रांस के प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, और ये हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, याद रखेंगे इसको। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आप सभी को पता है कि 12 जुलाई को नाबार्ड जो है ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। हर साल 12 जुलाई को स्थापना दिवस मनाता है। क्यों मनाता है सर? क्योंकि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित कुछ तथ्य है जो आपको एग्जाम में याद करना चाहिए। जैसे नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को, और इसकी जो स्थापना है वो बी शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई है। 1979 में एक रिपोर्ट आई थी 1979 में, और उसमें कहा गया था कि कृषि के कार्यों के लिए वित्तीय जो सहायता है जो किसानों तक पहुंचनी चाहिए, उस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक संस्था का गठन करना चाहिए। और इसी अनुशंसा पर एक समिति का गठन किया गया, एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। अब इसका कार्य क्या होता है सर? भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्य, यानी कृषि से संबंधित जितने भी फाइनेंशियल कार्य होते हैं वो सब कौन करता है? नाबार्ड करता है। यानी उनको पैसा देना, कृषि क्षेत्रों में कितना प्रतिशत ऋण देना है, कितना प्रतिशत ऋण में छूट देना है, ये सारी चीजों का फैसला कौन करता है? नाबार्ड करता है। तो नाबार्ड जो है इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। शिवरामन समिति आप याद रखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पर पूछा है आपको कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है नाबार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? यानी कौन पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में रिकर्व वर्ग में, रिकर्व श्रेणी जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पार्थ सालुंखे। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हैं पार्थ सालुंखे, और इन्होंने ही अभी हाल ही में वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है।
ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीरंदाज पार्थ सालुंखे ने आयरलैंड में रचा इतिहास, यानी ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ आयोजित हुई है? आयरलैंड में आयोजित हुई है भाई। वर्ल्ड तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है ये आयोजित हुई है कहाँ? आयरलैंड में। आयरलैंड में रचा इतिहास। किक बॉक्सर पिता ने यूट्यूब देखकर बेटे को बनाया वर्ल्ड चैंपियन। ठीक, और एक मजे की बात यह भी है कि भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल, 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, रिकर्व श्रेणी में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, रिकर्व श्रेणी में। ठीक, अलग अलग श्रेणियों में ये आयोजित होता है। चलिए, तो नाम याद रखिएगा, पार्थ सालुंखे। इन्हें वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एन राजनाथ, एम चक्रवर्ती, एस माधव या पी वासुदेवन। तो इसका आंसर छुपा है यहां, ये देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स पी वासुदेवन एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? पी वासुदेवन। पी वासुदेवन को अभी हाल ही में आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक, आप सभी को पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आप कमेंट बॉक्स में बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुई और इसके लिए किस समिति की सिफारिश मानी गई थी? किस समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था? ये दोनों के उत्तर आप हमको दीजिए कमेंट बॉक्स पे। इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 122वां, 24वां, 124वां, 126वां या 129वां। ये देखिए, ये रहा आंसर। 2023 की ग्लोबल पीस इंडेक्स, आइसलैंड टॉप्स एज मोस्ट पीसफुल कंट्री, यानी टेबल टॉपर कौन है? आइसलैंड है, याद रखिएगा। सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड है। इंडियाज रैंकिंग एंड की फाइंडिंग्स, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट नहीं बताया गया है। यहां पर जब आप तीसरे लाइन में पहुंचेंगे, यहां इन कॉन्ट्रास्ट इंडियाज पोजीशन ऑन द ग्लोबल पीस इंडेक्स स्टैंड्स एट 126 आउट ऑफ 163, यानी 163 देशों में भारत जो है ये 126वें स्थान पर काबिज है। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा 126वां, 126 पोजीशन पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? आप सभी को पता है कि संघाई सहयोग संगठन जो है ये एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, और इसके माध्यम से जो क्षेत्र है ना, यानी जो हमारा दक्षिण पूर्व एशिया वाला क्षेत्र है, यहां पर की अर्थव्यवस्था, सैन्य सुरक्षा, इन सभी को ध्यान में रख करके एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? संघाई सहयोग संगठन। और इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो 8 सदस्य थे, लेकिन अभी हाल ही में एक और सदस्य की एंट्री हुई है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सर ईरान। ईरान अभी नवीनतम सदस्य है एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एससीओ। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, सॉरी मैंने गैर सरकारी बोल दिया था, ये अंतर सरकारी संगठन है, मतलब गवर्नमेंट्स के सम्मेलन से ये बनता है। इसकी स्थापना सन 2001 में संघाई में की गई थी, यानी चीन में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना, यानी अगर इस क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा से संबंधित अगर कोई थ्रेट मिलता है हमको,
तो उसको काउंटर करना ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, सीमा से संबंधित मुद्दों का समाधान करना। तीसरा, सैन्य सहयोग करना, खुफिया जानकारी का साझाकरण करना, आतंकवाद से निपटना और मध्य एशिया में यूएसए के प्रभाव को रोकना, यानी अमेरिका का जो प्रभाव है उसको इस क्षेत्र में आने से रोकना। अब एससीओ के सदस्य और सहभागी देश, तो देखिए चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान। ये 8 मेंबर पहले से थे, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान, हाँ, ये 8 मेंबर पहले से थे। अभी हाल ही में ईरान जो है ये इसका नवीनतम सदस्य बना है 90 नंबर का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यदि पूछा कि एससीओ में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। नवीनतम सदस्य कौन है, तो ईरान है। इतनी जानकारी को आप बिल्कुल अपडेट करेंगे, ठीक। इसके अलावा जो यहां पर मैंने आपको फैक्ट बताया कि एससीओ जो है इसकी स्थापना सन 2001 में हुई है और इसका मुख्यालय कहां है, शंघाई में है, चीन में। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है, ठीक है। यानी कौन से शहर में पहला ड्रोन पुलिस लॉन्च किया गया है। अहमदाबाद में, नागपुर में, देहरादून में, चेन्नई में। आप सभी को पता है ड्रोन पुलिस जो है ये ड्रोन के माध्यम से पुलिसिंग कार्यवाही को कंप्लीट करता है। पुलिसिंग की कार्यवाही जो है यानी निगरानी रखना, सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करना, हाईटेक तकनीकों का प्रयोग करना, ये ड्रोन पुलिस कहलाता है। तो अभी हाल ही में चेन्नई में पहली यूनिट लॉन्च की गई है ड्रोन पुलिस की। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। अब ये देखिए यहां पर ग्रेटर चेन्नई पुलिस और ये है ड्रोन पुलिस, ठीक है। ये ड्रोन पुलिस है। यहां पर आपको जो हवाई जहाज जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, यही ड्रोन पुलिस है। इसका उपयोग जो है ये पुलिसिंग के लिए होगा, यानी जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर निगरानी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसे वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसके पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला है। और दूसरा क्वेश्चन यही है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई किसको मिला है AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 के लिए। तो देखिए ये जो पुरस्कार है ये मिला है लालियान ज्वाला छांगटे। ये है लालियान ज्वाला छांगटे, इनको मिला है पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF का पुरस्कार 2023 के लिए। और ये हैं मनीषा कल्याण, ठीक है। इनको महिला श्रेणी में या महिला खिलाड़ियों के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, एक तो लालियान ज्वाला छांगटे और दूसरा मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण दोनों इंपॉर्टेंट है, ये महिला वर्ग में और ये पुरुष वर्ग में, ठीक। तो यहां से आपका पहले प्रश्न का तो उत्तर मिल गया। पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया कि ये जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, लालियान ज्वाला छांगटे को, ठीक। इसी को महिला वर्ग में पूछता तो महिला वर्ग में नाम आप याद रखते मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात आती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 के खिताब की। इसके बारे में कुछ तथ्य याद रखिए। ये जो प्रतियोगिता है ये अभी भारत में आयोजित हुआ है और इसका जो फाइनल है वो खेला गया है बेंगलुरु के कांतीराव स्टेडियम या कांतीराव स्टेडियम में, ठीक। इसके अंतर्गत 8 टीमों ने भाग लिया था। ये जो SAFF प्रतियोगिता है 2023 इसके अंतर्गत 8 टीमों ने भाग लिया है। 2 ग्राउंड में ये खेला गया है और फाइनल जो है ये कांतीराव स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। 15 टीमों ने इसमें भाग लिया है और इसके अंतर्गत विजेता टीम है भारत। विजेता है कौन, भारत। और भारत ने
कतर को हरा करके ये प्रतियोगिता जीती है, यानी उपविजेता कौन है? कतर है, उपविजेता है कतर, ठीक है। और विजेता कौन है? भारत। यही आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किसने ये खिताब जीता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने बुसान कोरिया में आयोजित एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भी जीता है किसने? भारत ने। याद रखिएगा, कबड्डी चैंपियनशिप हो, इंडियन कबड्डी चैंपियनशिप, सॉरी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, या साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2023 चैंपियनशिप, ये दोनों किसने जीता है? ये दोनों जीता है भारत ने, ठीक। चलिए ये देखिए, चलिए तो ये है हमारी इंडियन कबड्डी टीम जिसने जीता है अभी हाल ही में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? इनका नाम है नाथन लियोन। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है नाथन लियोन, और इनकी उपलब्धि ये है कि ये बिना इंजर्ड हुए लगातार 100 मैचों में इन्होंने गेंदबाजी की है, यानी 100 मैचों में लगातार इन्होंने खेला है, ये इनकी उपलब्धि है, ठीक। तो कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नाथन लियोन। अगला क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक किस राज्य के हम्पी में समाप्त हुई है? ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकता है कि कहां आयोजित हुआ है, ये हम्पी ऑप्शन में, यानी यहां क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं देगा, ठीक। जैसे आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है हम्पी, कर्नाटक में। कर्नाटक, आप सभी को पता है हम्पी विजयनगर साम्राज्य के आसपास का हिस्सा पढ़ते हैं आप, है ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी ही तो थी, ठीक। चलिए ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3rd कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग 9 से 12 जुलाई 2023, हम्पी, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? कुई भाषा के बारे में यदि आपको बताऊं तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को ओडिशा सरकार की मंजूरी मिल गई है। ओडिशा सरकार ने मंजूरी दी है कि कुई भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। ओडिशा स्टेट कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। कैबिनेट की राय है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। आप सभी को पता है कि हमारे 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं अधिसूचित हैं, 22 भाषाएं अधिसूचित हैं। और ये 22 भाषाएं जो हैं ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ गई हो। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा के रूप में आपने शामिल किया सिंधी को। सिंधी भाषा जो है ये वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद वर्ष 1992 में 3 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी 16वां, 17वां और 18वां। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो एक भाषा थी मणिपुरी, एक भाषा थी नेपाली और एक भाषा थी कोंकणी। इन 3 भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। इसके बाद वर्ष 2003 में एक और संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? एक भाषा थी बोडो, एक भाषा थी डोगरी, एक भाषा थी मैथिली और चौथी भाषा थी संथाली। संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं ये 8वीं अनुसूची में
वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। ठीक, अब ये जो कुई भाषा है, कुई भाषा जो है, इसको 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। याद रखिएगा, ओडिशा राज्य सरकार ने। हालांकि ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये 8वीं अनुसूची में जुड़ ही जाएगा, नहीं, एक राज्य विशेष ने क्या की है, एक सिफारिश की है कि कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। ऐसे सिफारिश तो छत्तीसगढ़ी के लिए भी की जा चुकी है, भोजपुरी भाषा के लिए भी की जा चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 8वीं अनुसूची में जुड़ गई हैं। ठीक, चलिए अगला, हाल ही में भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण कहां किया गया? तो एक क्वेश्चन तो आपको प्रश्न में ही मिल गया कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का नाम क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर कौन है? लिसा। ठीक है, ये जो लिसा है ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, ओडिशा में एक टीवी है, ओडिशा टीवी, ओटीवी के कार्यक्रम के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ठीक, यदि आप देखना चाहें तो गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है लिसा, ये है लिसा। ये कोई लड़की नहीं है भाई, हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई लड़की है ना, ये लड़की नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक महिला है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये लिसा है और लिसा जो है इसका अनावरण किया गया है कहां? ओडिशा में। ओडिशा में एक टीवी है, ओटीवी, ओडिशा टीवी, और इसी ओडिशा टीवी के एक प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, तो इसका लॉन्च कहां किया गया है? ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो यह नाम याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी जो है इसने एक AI आधारित मॉडल विकसित किया है जो कि घुटने के एक्सरे के लिए यूज किया जाएगा, इसके लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर का नाम क्या है, क्वेश्चन यहां से बनता है, और इसका अनावरण कहां किया गया? तो इसको सबसे पहली बार कहां यूज किया गया? ओडिशा टीवी के कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? यानी अपने पहले ही टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? तो नाम याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी माना जा रहा है ये, और इसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है IPL में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिस्र में जारी COP27 में 5 देशों के मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? ये मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट बहुत चर्चा में रहा था अभी, क्योंकि ये 5 देशों का ऐसा समूह है जहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब मैंग्रोव वनस्पतियां आप सभी को पता है, इसको कच्छ वनस्पति भी कहा जाता है। खारे पानी में उत्पन्न होने वाले वनस्पति हैं जो कि हमारे भारत में, या यूं कहा जाए पूरे विश्व के अंतर्गत यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी जो मछलियों की आबादी है उसका पोषण करती है। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र में जो तूफान वगैरह आते हैं उसको भी रोकने का कार्य इस मैंग्रोव वनस्पति के द्वारा किया जाता है। भारत में आप देखेंगे तो भारत की सीमा में यदि आप देखें तो तटीय क्षेत्र में जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के साथ केरल हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है क्या? मैंग्रोव वनस्पति। इसके अलावा अंडमान निकोबार, ये क्षेत्र भी मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए, तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अभी हाल ही में मिस्र में जारी COP27 के अंतर्गत 5 देशों के मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस या भारत। तो इसका आंसर है भारत।
भारत जो है ये अभी हाल ही में इसके अंतर्गत शामिल हुआ है। ये देखिए, भारत COP27 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है। यह है क्या? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत यदि सदस्यों की बात करें तो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, ये ऐसे देश हैं जो कि इसके वर्तमान में सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य की यदि मैं बात करूं तो भारत जो है ये इसमें लेटेस्ट ऐड होने वाला मेंबर है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो यह गठबंधन प्रकृति आधारित जलवायु परिवर्तन समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाएगा। यानी मैंग्रोव का जो रोल होता है जलवायु परिवर्तन को रोकने में या जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को रोकने में, तो उससे लोगों को अवगत कराएगा। इसके अलावा यह विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर मैंग्रोव वनों के पुनर्वास को सुनिश्चित करेगा, यानी संरक्षण का प्रयास करेगा मैंग्रोव वनस्पतियों के। इस नए गठबंधन में भारत का शामिल होना वर्तमान दशक के अंत तक वन और वृक्षों के आवरण का विस्तार करके 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अनुरूप है। यानी भारत जब इसमें ऐड हो गया है तो उसके द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त CO2 हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, यह बोला जा रहा है इस ग्रुप के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? कौन सा राज्य है जिसने एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है सी, केरल। केरल ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये देखिए, केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए राज्य को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किफायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। ये देखिए, एशिया में पहले स्थान पर, फर्स्ट स्टार्ट पर है, ठीक, पहले स्थान पर। चलिए, तो ये तो हो गए आपके कुछ क्वेश्चन जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड थे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।